हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो हमारी पिछली क्लास थी वो सैयद वंश के बारे में थी, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में। तो देखिए, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो अलाउद्दीन आलम शाह था तो उसका क्या था, एक वजीर था जिसका नाम था हमीद खान। तो उससे हमीद खान से लड़ाई झगड़ा हो गया उसका, अलाउद्दीन आलम शाह का। तो इस कारण वो क्या हुआ कि वो यूपी में भाग गया। भाई, दिल्ली को छोड़कर वो यूपी के अंदर चला गया, बदायूं के अंदर चला गया। अब देखिए, दिल्ली के अंदर इस समय कोई भी शासक नहीं है, क्योंकि जो अलाउद्दीन आलम शाह वो वहाँ से जा चुका है। तो जो वजीर है हमीद खान, उसने क्या किया कि जो लाहौर और जो उस समय का जो पंजाब प्रांत था, जो कि पाकिस्तान और वर्तमान में इंडिया के अंदर आता, तो वहाँ का गवर्नर हुआ करता था बहलोल लोधी। तो भाई उसको आमंत्रित किया कि आप दिल्ली पर आएँ और अपनी सत्ता को स्थापित करिए। तो इसके बाद जो बहलोल लोधी है वो आ जाता है दिल्ली के अंदर, और अपने आने के कुछ दिनों के बाद ही वो क्या करता है, जो कि वजीर था हमीद खान, उसकी हत्या कर देता है और दिल्ली का सारा राजपाट अपने शासन के अंदर ले लेता है। तो इस तरह से जो बहलोल लोधी, उसने लोधी वंश की स्थापना कर दी। और जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो उसका क्या हुआ कि वो दिल्ली के अंदर आया ही नहीं, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा था कि इस तरह से जो सैयद वंश है वो समाप्त हो गया, और दिल्ली की जो सत्ता है वहाँ पर एक नया राजवंश, जिसको कि हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हो जाती है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी लोधी वंश का जो संस्थापक था, जिसे कि हम बहलोल लोधी के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में क्लास है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहलोल लोधी। अब देखिए, जो बहलोल लोधी है ये कोई भाई नया नहीं आया कि अचानक से कहीं से प्रकट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अंतिम शासक था, जो अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से जिसको जानते हैं, तो उसी के समय में क्या था, ये जो लाहौर और जो सरहिंद का एरिया है वहाँ का ये सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, ये यानी कि उसी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही गवर्नर हुआ करता था। कहाँ का? लाहौर और सरहिंद का। ठीक है, यहाँ का वो हो गया गवर्नर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि वही जो अपने वजीर के साथ अनबन होने की वजह से अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो वहाँ से चला गया, और इस स्थिति का जिसने देखा कि भाई दिल्ली की जो स्थिति है वो बेहद कमज़ोर है, कोई स्थायी सत्ता वहाँ पर नहीं है जो कि सैयद वंश को संभाल कर रख सके। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या किया, उसने दिल्ली के अंदर अपना कब्जा कर लिया था। किसने? बहलोल लोधी ने। ये मैंने आपको बताया, और कल की क्लास में बताया जा चुका है कि भाई किस तरह से लाभ उठाया। तो इसने कब्जा कर लिया दिल्ली पर। और उसके बाद देखिए 1451 ईस्वी के अंदर जो बहलोल है ना, इसका नाम बहलोल है, लेकिन ये बहलोल शाह गाजी ये उपाधि इसने धारण की, और ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। गाजी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, गाजी होता है यानी कि धर्म योद्धा, जो कि धर्म के लिए लड़ाई करता हो, इस तरह का योद्धा, उसको क्या कहते हैं? गाजी। तो इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की और दिल्ली की सत्ता संभाली। और देखिए, ये दिल्ली का ऐसा शासक था जिसने कि अफ़गान राज्य की स्थापना की। अब ये अफ़गान था, यानी कि अफ़गान था, और इसने अफ़गान राज्य की स्थापना की। यानी कि इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वो सारे क्या हुआ करते थे भाई? तुर्क थे। तो ये पहला अफ़गान हो गया जिसने कि अपने राजवंश की स्थापना की। और जो देखिए, ये जो बहलोल लोधी है ये एक कबीले से संबंध रखता था, जिसको कि अफ़गानिस्तान का कबीला था एक, जिसको गिलजाई कबीला बोलते थे, या फिर उसको लोधी कबीला भी, कबीले का नाम यानी कि लोधी के नाम से भी उसको जान सकते हैं। तो इसीलिए जो इसने वंश की स्थापना की उसको लोधी वंश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर पहला अफ़गान वंश स्थापित हो गया। अब देखिए, जब ये सत्ता पर बैठा था ये बहलोल लोधी, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अलाउद्दीन आलम शाह है तो उसके शासनकाल में क्या था, जो दिल्ली का साइज था वो बेहद सिकुड़ चुका था। जो दिल्ली यानी सल्तनत है वो कहाँ से, दिल्ली से लेकर पालम तक ही रह गई थी। यानी कहने का मतलब है कि बस दिल्ली और उसके जो आसपास के छोटे मोटे क्षेत्र थे वहाँ तक ही कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत थी। जबकि दूसरे शासक जो भी हुए, हमने पढ़ा है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, या और भी शासक थे, इल्तुतमिश थे, तो उनके बारे में हमने जब पढ़ा था तो देखा था जो दिल्ली सल्तनत थी
वो भैया अफ़गानिस्तान से लेकर पूरा बंगाल तक विस्तृत थी और नीचे दक्षिण तक भी इसको फैलाया गया था। यानी कि संपूर्ण भारत का क्षेत्र और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था। लेकिन जो ये शासक था सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह, तो इसके शासनकाल में क्या हुआ, जितने भी राज्य थे वो सारे स्वतंत्र हो गए। तो दिल्ली जो है वो बेहद छोटी हो गई थी दिल्ली सल्तनत। बस दिल्ली और उसके आसपास वाले क्षेत्र तक ही दिल्ली सल्तनत रह गई थी। अब बहलोल लोदी जब शासक बना था तो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी यानी कि भैया ये साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ अपनाता था और चाहता था कि जो उसका साम्राज्य है वो दूर तक फैले। तो इसके लिए क्या किया इसने, अब देखिए अकेला था, गवर्नर था वहाँ का, यहाँ आ गया और तुर्क वगैरह थे यहाँ पर, तो ये खुद को अकेला फील कर रहा था। तो इसके लिए इसने क्या किया, तो जहाँ का ये था यानी कि अफ़गानिस्तान का था, वहाँ पर तो रोह के अफ़गानों को इसने आमंत्रित किया। अब रोह के अफ़गान, ये रोह क्या चीज़ है, अब देखिए रोह उसको ही कहा जा सकता है अफ़गानिस्तान को, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान जो देश है या राष्ट्र है, ये देखिए 17वीं शताब्दी तक तो इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं। यानी कि 17वीं शताब्दी तक अफ़गानिस्तान नाम का कोई भी राष्ट्र नहीं था। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, भी जो अहमद शाह अब्दाली था जिसने कि मराठों को पराजित किया था, तो जब अहमद शाह अब्दाली ने जब वहाँ पर राजपाट संभाला था, तब से ये अफ़गानिस्तान जो शब्द है वो चर्चा के अंदर आया था। तो इससे पहले जो अफ़गानिस्तान है उसको कई नामों से जाना जाता था, जिसके अंदर की रोह नाम भी एक है। यानी कि अफ़गानिस्तान को रोह भी कहा जाता था इसे, या फिर आर्याना, जैसे पढ़ा होगा आपने खुरासान, कई जगह पे खुरासान पर अभियान करने गया था कोई राजा, तो खुरासान भी अफ़गानिस्तान को भी कह देते थे। उसके अलावा पश्तूनख्वा सुना होगा, तो ये भी अफ़गानिस्तान के ही नाम थे। तो इसने क्या किया, अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान थे उनको आमंत्रित किया। तो इसकी बात सुनकर वहाँ जितने भी भाई जो अफ़गान इसके मित्र बंधु जो भी थे, तो वो सब क्या हुआ, दिल्ली की तरफ आ गए। अब उनको क्या हुआ, वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं था उनके पास, तो उनको क्या हुआ कि यहाँ पर एक किस्म का रोजगार मिल गया। यानी कि उनकी रोजी रोटी की चिंता खत्म हो गई और जो ये बहलोल लोदी था इसकी शक्ति बढ़ गई, दोनों को फ़ायदा हुआ। अब ये देखिए जो अफ़गानों को इसने बुलाया था, अगर किसी ने अच्छा काम किया था तो बहलोल लोदी ने क्या किया, उनको योग्यता के आधार पर अच्छे अच्छे पद दिए थे अपने दरबार के अंदर। इसके अलावा उनको ज़मीन जायदाद वगैरह जो भी जागीरें थी वो भी उपलब्ध करवाई थी बहलोल लोदी ने। तो ये इसने काम किया। अब इन अफ़गानों की सहायता से, जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे, तो बहलोल लोदी ने क्या किया, जो क्षेत्र आप देखेंगे कि जो कि सैयद वंश के समय के अंदर अलग हो गए थे दिल्ली सल्तनत से, जैसे कि जौनपुर जो कि यूपी के अंदर है, मेवाड़ राजस्थान का एरिया हो गया, संभल यूपी, ग्वालियर है, इसके अलावा रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, तो ये सब क्या क्या किया गया, ये जो सब एरिया हैं इनको दोबारा से दिल्ली सल्तनत के अंदर ही शामिल कर दिया गया। अब ये दिल्ली सल्तनत के अंदर शामिल हो गए राज्य। इसके अलावा देखिए जो कई सरदार ऐसे भी थे जो कि विद्रोह करते थे बार बार, तो इसने उनके विद्रोह का भी दमन किया। जैसे दोआब वाला क्षेत्र आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो था, तो वहाँ के सरदार भी बार बार विद्रोह कर रहे थे, तो इसने उनके विद्रोह को भी सफलतापूर्वक दबा दिया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल का एरिया था वो क्या था, वो बार बार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था। तो जब ये शासक बना था बहलोल लोदी, तो उस समय वहाँ का सूबेदार था तुगरिल खान था, तो उसने भी अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इसके लिए जो बहलोल लोदी उसने क्या किया कि बंगाल पर अभियान किया और जो तुगरिल खान है उसको मार दिया था, तुगरिल खान को मार दिया। और इसके अलावा जो तुगरिल खान के जो अन्य समर्थक थे, तो उनके साथ क्या किया गया, तो उनको भी जो बंगाल की उस समय के अंदर राजधानी थी लखनऊ थी, उसका जो मेन बाज़ार था वहाँ पर उनको फांसी पर लटका दिया गया। सबके सामने फांसी दे दी गई कि भाई लोगों को पता चले कि अगर किसी ने विद्रोह करने की कोशिश की तो क्या होगा, उसका भी वही अंजाम होगा जो कि इन लोगों का हुआ है। तो इसने किया। अब देखिए जो बंगाल की राजधानी लखनऊती है उसको दिल्ली सल्तनत काल में क्या कहा जाता था, विद्रोह का नगर कहा जाता था, क्योंकि बार बार यहाँ पर विद्रोह हो जाया करते, तो विद्रोह का नगर हो गया। तो इस तरह से इसने भाई मरवा दिया तुगरिल खान को, और जो उसके समर्थक थे उनको फांसी पर लटका दिया। इसके साथ ही क्या हुआ, जो उसका क्षेत्र है दिल्ली का वो बंगाल तक फैल गया। अब बंगाल के अंदर इसको जीतने के बाद जो उसका बेटा था, बहलोल लोदी का बेटा था बुगरा खान, उसको क्या किया कि बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और सूबेदार नियुक्त करने के साथ ही उसको ये भाई नसीहत भी दी गई थी कि तुम
अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो कि मैंने तुगरिल खान का किया है। तो ये सब कहने के बाद ये वहाँ से आ जाता है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या नीतियाँ रही उस, ये आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो मंगोलों का आक्रमण था वो आम बात थी भाई। हर एक शासन के शासन काल के अंदर मंगोल आक्रमण लगभग हुए ही थे। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके टाइम में हुए थे? ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। जब मैंने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था तो बताया था कि सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय के अंदर हुए थे। तो बहलोल लोदी जब शासक बना तो जाहिर सी बात है कि इसके शासनकाल में भी जो मंगोल आक्रमण है उनका खतरा बना हुआ था। तो इसके लिए, इससे निपटने के लिए उसने क्या किया? इसने देखी जो सीमा है, यानी कि जहाँ से मंगोल जो आक्रमण करने के लिए जहाँ से एंटर हुआ करते थे भारत के अंदर, तो इसने वहाँ का, इसका जो लड़का था, बड़ा लड़का मोहम्मद खान जिसका नाम था, तो उसको सुल्तान का हाकिम, यानी कि सुल्तान का हाकिम यानी कि भाई प्रधान हो गया, सुल्तान का प्रधान या मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त करके उसको वहाँ पर नियुक्त कर दिया जो सीमा प्रांत है वहाँ पर। और ख़ुद भी वहीं आसपास ही रहता था, से जो बाउंड्री रहती थी वहाँ पर कि भाई कभी आक्रमण हो तो उसे संभाल लिया जाए। तो ये सब करने के बाद क्या होता है कि 1278 ईस्वी के अंदर मंगोल आक्रमण कर देते हैं। लेकिन मोहम्मद खान, जिसको कि सुल्तान ने पहले से ही वहाँ अपॉइंट कर रखा है, वो क्या करता है, उनको मंगोलों को वापस भगा देता है। तो इस तरह से जो मंगोल आक्रमण का खतरा था वो एक बार तो टल गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वो दोबारा से आक्रमण करते हैं। और जब वो दोबारा आक्रमण करते हैं तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये शासक है ये मारा जाता है। ये जो इसका बड़ा बेटा था जिसका कि नाम क्या था, मोहम्मद खान था, ये मारा जाता है। ये यहाँ पर 1428 कर ले आप, 1428 के अंदर आक्रमण हुआ था। तो उसके बाद ये इसकी मृत्यु हो गई, जो उसका बेटा था मोहम्मद खान। तो कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद खान था ये बहलोल लोदी का यानी कि प्रिय पुत्र था। अब इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जैसे इसकी मृत्यु हुई तो इसकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी बहलोल लोदी की, तकरीबन 80 साल का था उस समय। तो 80 साल का तो जो अपने बेटे की मृत्यु के शोक में डूबा रहा करता था। तो इसी शोक के चलते हुए क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बहलोल लोदी उसकी मृत्यु हो गई थी, 1489 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आप देख लें। वैसे देखा जाए तो ये क्या था, सभी के साथ समानता रखने वाला व्यक्ति था, सभी धर्मों के प्रति भी समान था और सभी व्यक्तियों को भी एक जैसा दर्जा दिया करता था। जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि जो इसके दरबार में सरदार हुआ करते थे, तो ये अगर जैसे वो भाई नीचे बैठे हैं तो उनके साथ नीचे बैठ के ही बात करता था, अगर वो खड़े हैं तो उनके साथ खड़ा रहता था। यानी कि कोई भी सुल्तान के टाइप का व्यवहार उनके साथ नहीं करता था। काफ़ी उदार प्रवृत्ति का ये शासक था। तो जो सरदार हुआ करते थे इसके दरबार के अंदर, उनको ये क्या कहता था, मसंद अली कहकर उनको बुलाया करता था, जो भी सरदार इसके दरबार में हुआ करते थे। और अपने आप को ये क्या था कि जो अफ़गान सरदार थे, खुद भी अफ़गान था, जो भी अफ़गान सरदार थे उनको उन बराबर मानता था, खुद को भी और अफ़गान सरदारों के भी। ये मैंने बताया कि अगर वो खड़े रहते थे तो खुद भी खड़ा रहता था, बैठते थे तो बैठ जाता था। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसने बहलोली सिक्के चलवाए थे। और बहलोली सिक्के इतने ज़्यादा मशहूर थे, जो कि आप देखेंगे कि जब अकबर शासक बना था तो अकबर के शासनकाल तक भी वो सिक्के जो थे विनिमय का प्रमुख साधन थे। विनिमय यानी कि भाई चीज़ के बदले पैसे देना, जैसे आज के टाइम में हम देते हैं। तो जो नॉर्थ का एरिया है, जो उत्तरी भारत है, वहाँ पर जो सिक्के थे बहलोली सिक्के, वो अकबर के शासनकाल तक भी चलते रहे वो सिक्के। अब बहलोल लोदी जो है वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, सभी धर्मों के लिए समान था, हिंदुओं के लिए कोई इसने कट्टर नीति नहीं अपनाई। तो ये ठीक प्रकार का शासक था। और इसके जो सरदार देखेंगे, अफ़गान सरदार तो थे ही थे इसके दरबार में, उसके अलावा इसने कई हिंदू सरदारों को भी अपने दरबार के अंदर स्थापित किया था। तो ये इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जो था बहलोल लोदी के बारे में, जिसने कि लोदी वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। तो थैंक यू सो मच।